है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इसराइल हैं, डेमोक्रेट से भी ज़्यादा। फिर इनके पर्सनल ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं नेतन्याहू के साथ, जो कि बाइडेन के उसका के नहीं थे, ना ही कमला के थे। तो उसमें इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये उनके साथ मिलके कोई, लेकिन फिर वो कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत करेंगे जो कि फ़लस्तीनियों जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके शायद पूरी तरह हक में ना हो। क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में इन्होंने एक चीज़ शुरू की थी, आपको याद होगा, अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से। उसमें इन्होंने ये किया था कि 4 अरब मुल्कों के इन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कराए थे और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा वो, यानी पहले तो थे ही नहीं, वो उनके वो कायम करवा दिए थे। और लेकिन उसमें इन्होंने जो फ़लस्तीन का जो मसला था उसकी कोई बात नहीं की। इसके मुकाबले में जब बाइडेन को एक कोशिश कर रहे थे ग्रैंड रिकन्सिलिएशन, जिसको उसको वो उसका नाम दे रहे थे ग्रैंड रिकन्सिलिएशन का, तो उसमें ये था कि सऊदी अरब के साथ इसराइल के ताल्लुकात जो है नॉर्मलाइज करने हैं, लेकिन साथ ही साथ को फ़लस्तीन के जो मसला जो स्टेटहुड का मसला है, एक पाथ टू स्टेटहुड भी देना है, कोई उसका भी रास्ता निकालना है बीच में। तो ट्रम्प जो है वो भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना भी हुई तो वो ये कोशिश करेंगे कि कोई प्रेशर डाल के कुछ और अरब मुल्कों पे उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो सऊदी अरब पे भी प्रेशर डाल सही। अच्छा जौहर साहब, कहिएगा कि जो ट्रम्प की टैक्स की कटौतियों और तिजारती जंगों का असर, इस पर मईशत पर क्या असर होगा? जी, बहुत आम सवाल है ये। देखिए, ट्रम्प का वही बात है कि वो ट्रम्प का कहते हैं ना कि उनकी वो जो बाक इज वर्स देन हिज बाइट वाली बात है, तो बातें जरा ज्यादा कर जाते हैं। लेकिन उसमें अब वो खुद कहते हैं कि मैं इस तरह के, अभी उन्होंने 1-2 तकरीरों में कहा कि मैं इस तरह का प्रेशर इसलिए डालता हूँ कि उसमें आके फिर वो मुल्क हमारी बात मान जाते हैं, यानी कि ब्लफ कर देते हैं एक किस्म का। लेकिन अगर उन्होंने असल में ये टैरिफ्स इम्पोज कर दिए, मिसाल के तौर पे 50% उन्होंने टैक्स लगा दिया जो एक्सपोर्ट्स चाइना उनको करता है, और चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है दुनिया में, और इसी तरह बाकी मुल्कों पे भी लगा दिया, यूरोप पे, तो ये बहुत नुकसान होगा आलमी मईशत को इसका, क्योंकि ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ दुनिया वापस जाएगी। ये ग्लोबलाइजेशन से समझ लें कि थोड़ा सा डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे हम, और उससे फिर एक जो है बहुत से जो मुआशी मारीन है तो ये समझ रहे हैं कि उससे एक ग्लोबल रिसेशन, एक आलमी के साथ बाजारी जिसे आप कहते हैं, उसका खतरा उससे हो सकता है। तो वो को पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं होगी, अगर उन्होंने वाकई कर दी तो वो सबके लिए नुकसानदेह होगी। सही। अच्छा जौहर सलीम साहब, पाकिस्तान के लिए खारजा पॉलिसी अमेरिका की वही रहेगी या कोई वाज़ेह तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि चाइना और अमेरिका के मामला हमारे सामने और हम चाइना के साथ हैं, तो कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे खित्ते का ताल्लुक है तो उसमें ये अमूमन कहा जाता था कि जब भी रिपब्लिकन पावर में होते थे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते थे, और जब डेमोक्रेट्स होते थे पावर में तो ज़रा कम बेहतर होते थे या इतने अच्छे नहीं होते थे। इस तरह पास में होता रहा है, बिल्कुल। ये हमने देखा है बुश के दौर में भी, रेगन के दौर में भी, उससे पहले भी हमने देखा निक्सन के दौर में भी। लेकिन पिछले 10 साल से ये मंजरनामा कुछ बदल गया है। अब यह है कि हमारे खित्ते में बहुत ज़्यादा तवज्जो अमेरिका की है इंडिया की तरफ, क्योंकि वो जो उनकी इस वक्त जो प्रायोरिटी है, जो कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि चाइना को कंटेन करना है उन्होंने, तो उस सिलसिले में उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं, मिसाल के तौर पे जिसको वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी अपनी कहते हैं या पिवट टू एशिया कहते हैं, जिसका बेसिक मकसद ये है कि हमने चाइना को रोकना है, उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो ना उसका ज़्यादा फैले। तो उसके लिए इंडिया की उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एज ए काउंटर वेट। उसमें पाकिस्तान की तो अब चाइना से बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, उसमें पाकिस्तान उस तरह से फिट नहीं आता। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ उनके उस तरह के ताल्लुकात अब नहीं है जैसा कि पुराने वक्तों में रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आखिर को हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, दूसरे बड़े मुल्क हैं इस्लामी मुल्कों में, फिर साथ ही साथ एक हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, फिर हम अमेरिका को जो है काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, और अमेरिका के लिए अमेरिका की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। फिर बहुत ऐसे मामलात हैं आलमी जिसमें कि नेचुरली पाकिस्तान और अमेरिका को आपस में कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसकी ताल्लुकात मेरे ख्याल में उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुमाया कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर वो कोई ये समझे कि जी वो जितना पुराने रिपब्लिकन टाइम्स होते थे जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हो जाते थे, तो उस तक मंजरनामा मैं नहीं देखता।
अच्छा जौहर सलीम साहब, कहिएगा कि अगर हम ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करें तो उनकी बड़ी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसके असरात क्या होंगे? क्या वो अपनी मीट द वॉल का जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाएंगे? बिल्कुल जी, इमिग्रेशन जो जहाँ का बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ जो उन्होंने जो इतना ज्यादा अब जो है ना एक पूरा प्लैंक लिया, तो उसमें बेसिकली और उसी वजह से मेरे ख्याल इलेक्शन जो जीते हैं ना उसमें एक नुमाया मुकाम इस चीज को है जो उन्होंने इमिग्रेशन के इशू को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, और वो उनको कुछ ना कुछ तो सिंबॉलिकली करना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने एक दावा ये किया है कि वो आते ही ना कोई 50-60 या इससे भी ज्यादा लोग, उन्होंने 50-60 लाख लोग उन्होंने कहा है इलीगल इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका में उनको मैं डिपोर्ट करूंगा। अच्छा, मेरा अंदाजा ये है कि वो इतने ज्यादा लोगों को डिपोर्ट नहीं कर सकते, वो मुमकिन नहीं है असल में, लेकिन ये करेंगे कि शुरू में वो मे भी 1 लाख या 2 लाख तक लोगों को वो डिपोर्ट करेंगे शुरू में, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि वो हमेशा ये करते हैं जो भी उन्होंने कहा होता है ना उसका अगर 10% भी करें तो करते जरूर हैं ताकि कह सकें कि देखें मैंने अपना ये वादा पूरा किया है। फिर उसके बाद वो थोड़ा मुश्किल कर देंगे, बेसिकली जो है ना बिल्कुल दीवार वहाँ पे बना देंगे बॉर्डर पे, वहाँ पे जो है ना वो बॉर्डर जो पुलिस है और बॉर्डर फोर्स है वो बहुत ज्यादा कर देंगे पहले से, और वो डेफिनेटली हमें नजर आएगा कि वहाँ से लीगल इमिग्रेंट्स अब मैक्सिको से ज्यादा आते हैं अमेरिका में, वो कम हो जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं कि उस पर वो काफी ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं लीगल माइग्रेशन को खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि अमेरिका, उनको पता है कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स और अमेरिका को माइग्रेंट्स की और इमिग्रेंट्स की जरूरत भी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐलान भी किया कि मैं कई नए प्रोग्राम शुरू करूंगा। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम उन्होंने कहा है, अब देखते हैं उसको शुरू करते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा वो स्टूडेंट जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे उनको वो अमेरिका में ऑफर करेंगे रहने के लिए, कोई ऐसा प्रोग्राम उनके लिए शुरू करेंगे। इसी तरह कुछ और प्रोग्राम भी जो पहले चल रहे थे जितना H1B वीजा से और इस तरह के, जिसको उन्होंने कर्टेल कर दिया था, हो सकता है अब की बार आके उनको लीगल इमिग्रेशन के प्रोग्राम से उनको वो पहले से कम ना करें, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेशन है उससे इसमें कोई शक नहीं कि उसको वो बहुत ज्यादा क्लैंप डाउन करेंगे। सही। अच्छा जौहर साहब बताइएगा, आमतौर पर कहा जाता है कि अमेरिका में पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती किसी नई जमात के आने से, लेकिन बाइडेन ने आकर बहुत सारी पॉलिसीज़ में बहुत तब्दीलियां की, तो क्या समझते हैं ट्रंप भी कुछ ऐसा करेंगे या फिर पुरानी पॉलिसीज़ के साथ चलेंगे? क्योंकि अभी फ़िलहाल अमरीकी आवाम इस वक्त टैक्सेस, महंगाई से बहुत परेशान है। मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है जब पिछली बार भी आए थे इन्होंने काफी सारी पॉलिसी चेंज की थी, उसमें देखें खारजा पॉलिसी में मैं जिसने बताया पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ कर गए थे, जो एक बहुत क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही अहम सतून है दुनिया का। ये ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से विड्रॉ कर गए थे, वो भी बहुत एक अहम चीज थी। फिर इनकी ये आएंगे, इसी तरह और कई चीजें इन्होंने चेंज की। इसराइल का इन्होंने जो अब्राहम अकॉर्ड शुरू करा दिए थे। अब की बार जब आएंगे ये यूक्रेन की जो जंग है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो एक मेजर चेंज होगा। इसी तरह ये नेटो के इतने कोई बड़े हामी नहीं है, यूरोप के साथ इनके ताल्लुकात अमेरिका के जब भी ये आते हैं तो थोड़े से पहले से कुछ खराब हो जाते हैं। मुल्क के अंदर अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल तब्दीली लेके आएंगे, बिकॉज उनका स्टाइल ही है, और खास खसूसन क्योंकि ये देखें दो जो जिनका नाम मैंने लिया, इलॉन मस्क और रॉबर्ट केनेडी, जिनको ये लेके आ रहे हैं अपने साथ और बहुत अहम ओहदे देंगे उनको, तो वो काफी सारे नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। और वो उनको पूरा ये तो कभी कह रहे हैं कि मैंडेट दे रहा हूँ उनको कि पूरी गवर्नमेंट को वो रीऑर्गेनाइज कर दें एक किस्म का। तो ज़ाहिर है पूरी रीऑर्गेनाइज तो नहीं हो सकती, लेकिन मेजर चेंजेस होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क के अंदर भी और उनकी खारजा पॉलिसी में भी, और वो नजर आएंगे। जैसे आप खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात की बात की, और हमेशा इसमें के दूसरे को नुकसान, अगर चीन की भी बात की जाए उसको नुकसान कितना हुआ, इससे ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि अमेरिका को फ़ायदा कितना हुआ है। ट्रंप की कौमी सलामती की हिकमत अमली और अगर आलमी ताल्लुकात की बात की जाए, ख़ास तौर पर नेटो और चीन के साथ ताल्लुकात किस हद तक मुतासर हो सकते हैं? बिल्कुल, नेटो के साथ तो जब भी पिछली बार भी आए थे तो क्योंकि नेटो का सबसे अहम सतून तो अमेरिका खुद है, और अमेरिका ने बनाया था ये इत्तेहाद जो यूरो अटलांटिक अलायंस, बेसिकली अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनका। तो उसमें इन्होंने मजबूर किया उन सारे मुल्कों को, देखें और उन सारे मुल्कों को करना पड़ा। इन्होंने कहा जी आप अपनी डिफेंस पे कोई इतने पैसे खर्च नहीं करते तो आप एटलीस्ट 3% ऑफ द GDP जो है ना, आप अपनी जो GDP है, जो कौमी पैदावार है साल की, उसका 3% वो काफी बड़ी अमाउंट बनती है। मतलब आप समझ लें वो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स बन जाते हैं यूरोपियन मुल्कों के लिए ना। तो इन्होंने कहा आप वो खर्च करेंगे, तो वो शुरू में इतने आमादा नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने ज्यादा प्रेशर डाला तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादातर मुल्क मान गए थे और उन्होंने वो पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। तो इस बार भी आके अच्छा इस तक ट्रंप ने जितना ये कहा कि अच्छा जी अगर ये मुल्क अपना बोझ खुद नहीं उठाएंगे, हमने जो फौजें रखी हैं
उनमें से कई मुल्कों में अभी भी अमेरिकी फौज मौजूद है, जिसमें जर्मनी में। तो अगर ये इसका खर्चा नहीं उठाएंगे, या कोरिया में है, इसका कई मुल्कों में, तो हम फिर हम कहेंगे रशिया, ये इस तरह का भी कह देते हैं इन्होंने कहा, हम फिर रशिया को कहेंगे कि ठीक है जिन पे अटैक करें। तो मतलब ये इनका स्टाइल है ट्रम्प का। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप के साथ जिनके ताल्लुकात हैं वो मुश्किल हो जाएंगे पहले। तो यूरोपियन जो है वो बड़ा घबराते हैं ट्रम्प से। मैं जर्मनी में एम्बेसडर भी रहा हूँ और इटली में भी, तो मुझे याद है कि वो कितने घबराते हैं इस ट्रम्प के आने से। तो वो तो एक प्रॉब्लम एरिया हो। फिर देखें यूक्रेन जो है, यूरोप सारा ये चाहता है कि यूक्रेन में रशिया को ब्लॉक करके रखें, वहाँ पे जंग, मतलब जो रशिया को वो उनकी शराइत पे